हेलो प्यारे साथियों, प्यारे विद्यार्थियों, हमारा जो टॉपिक जो चल रहा था वो कौन सा चल रहा था? अपन पढ़ रहे थे प्लांट फिजियोलॉजी। और प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर हमारा जो टॉपिक था वो कौन सा था? फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। और प्रकाश संश्लेषण के अंदर अपन ने जो वर्णक तंत्र जो है, प्रकाश मानक तंत्र जो हमने क्लियर कर लिया था। इसके बाद में जो हमारा अगला टॉपिक है वो क्या है? प्रकाश की प्रकृति, कि जो प्रकाश की प्रकृति है वो किस प्रकार की होती है। अब हमें पता है बच्चों कि जो सूर्य का प्रकाश है, जो सूर्य का प्रकाश है वो किसके, जो सूर्य का प्रकाश है वो क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है। क्या है बच्चों? एक प्रकार की ऊर्जा है। और जिसे अपन क्या कहते हैं? विकिरण ऊर्जा कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? विकिरण ऊर्जा। जैसे क्या कहा जाता है? विद्युत चुंबकीय ऊर्जा कहा जाता है। क्या कहते हैं बच्चों? विद्युत चुंबकीय ऊर्जा कहते हैं। ठीक है। और यह ऊर्जा विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत के अनुसार, किसके अनुसार? विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत के अनुसार किसके रूप में गमन करती है बच्चों? जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने, तरंगों के रूप में गमन करती है। किसके रूप में गमन करती है? जी हाँ, बिल्कुल तरंगों के रूप में गमन करती है। और इन तरंगों की गति में, इन्हें तरंगों की गति में दो क्रमागत सुरंगों अथवा दो गर्तों की जो बीच की दूरी है बच्चों वो क्या कहलाती है? जो है तरंग दैर्ध्य कहलाती है। क्या कहलाती है? तरंग दैर्ध्य कहलाती है। और तरंग दैर्ध्य को लैम्बडा से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं बच्चों? लैम्बडा से प्रदर्शित करते हैं। और हमें पता है कि जो E प्रोपोर्शनल 1/लैम्बडा होता है। आप लोगों ने कभी फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा होगा कि जो एनर्जी है वो क्या होती है? तरंग दैर्ध्य की। यह क्या है? यह एनर्जी है। और ये क्या है? तरंग दैर्ध्य है। क्या है बच्चों? तरंग दैर्ध्य है। इसके क्या है? ये विद्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है। विद्युत चुंबकीय तरंगों के दृश्यमान भाग को दृश्य प्रकाश के दृश्यमान वर्णक्रम कहा जाता है। अर्थात जो विद्युत चुंबकीय तरंग का जो दृश्यमान भाग है, ठीक है, अब उस दृश्यमान भाग का जो मान है वो कितना होगा? 390 नैनोमीटर से 780 नैनोमीटर होगा। ठीक है बच्चों, 390 नैनोमीटर से 780 नैनोमीटर होता है। और ये क्या कहलाता है? विब्ग्योर कहलाता है। विब्ग्योर। ठीक है। वी का क्या हो गया बच्चों? वॉयलेट। आई का क्या हो गया? इंडिगो। बी का क्या हो गया? ब्लू। और जी का क्या हो गया बच्चों? ग्रीन। और वाई का क्या हो गया? येलो। और ओ का ऑरेंज। और आर का क्या हो गया? रेड हो गया। तो ये क्या है? वॉयलेट है। ठीक है। और ये सॉरी वॉयलेट नहीं है, ये वॉयलेट हो गया, यहाँ इंडिगो हो गया, यहाँ ब्लू हो गया, यहाँ ग्रीन हो गया, यहाँ पर येलो हो गया, ऑरेंज हो गया और रेड हो गया। तो ये क्या है? दृश्यमान वर्णक्रम है। क्या है बच्चों? दृश्यमान वर्णक्रम है। देखो, और जो दृश्यमान वर्णक्रम में पराबैंगनी क्षेत्र के अंदर, यानी कि दृश्यमान वर्णक्रम के अंदर जो वॉयलेट है, जो बैंगनी रंग है, इससे कम वाला जो तरंग दैर्ध्य है वो क्या कहलाता है बच्चों? वो पराबैंगनी क्षेत्र कहलाता है। कौन सा क्षेत्र कहलाता है बच्चों? पराबैंगनी क्षेत्र कहलाता है। अर्थात 390 नैनोमीटर से कम वाला जो क्षेत्र है वो क्या कहलाएगा? पराबैंगनी क्षेत्र कहलाएगा। और 780 नैनोमीटर से अधिक, अर्थात रेड जो रीजन है, रेड जो क्षेत्र है, इससे अधिक वाला जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता है बच्चों? अवरक्त क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? अवरक्त क्षेत्र। और अपन ने शुरू से ही पढ़ा है कि जो प्रकाश है वो किसके रूप में गमन करता है बच्चों? छोटे छोटे पैकेटों के रूप में गमन करता है, जिन्हें क्या कहते हैं? फोटोन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? फोटोन कहते हैं। क्या कहेंगे? फोटोन कहेंगे। ठीक है। इसके अलावा जो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है, इस क्रिया में क्या होता है बच्चों? जो CO2 है उसका जो है अपचयन होता है। क्या होता है? अपचयन होता है। और CO2 के अपचयन से हमें क्या मिलता है? ग्लूकोज मिलता है, अर्थात कार्बोहाइड्रेट, C6H12O6। ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट के निर्माण के लिए क्या होना जरूरी है? यहां पर जो है बच्चों
CO2 का जो अपचयन होना है वो क्या है, जरूरी है। और CO2 के एक अणु के अपचयन के लिए CO2 के एक अणु के अपचयन के लिए, एक अणु के अपचयन के लिए जितने फोटोन की आवश्यकता होती है, जितने फोटोनों की क्या होगी बच्चों, आवश्यकता होगी, उसे क्या कहते हैं, क्वांटम आवश्यकता कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, क्वांटम आवश्यकता कहते हैं। ठीक है। और एक फोटोन या एक क्वांटम से जितने O2 के अणु मुक्त होते हैं, इस क्रिया में O2 के अणु तो क्या होंगे, मुक्त होंगे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में। तो एक फोटोन या एक क्वांटम से जितने O2 के अणु क्या होंगे बच्चों, मुक्त होंगे, जितने O2 के अणु मुक्त होते हैं उसे क्या कहते हैं, क्वांटम लब्धि कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, क्वांटम लब्धि कहते हैं। ठीक है। तो इन दोनों सवालों का थोड़ा ध्यान रखना। क्वांटम आवश्यकता क्या है, ये तो क्या है बच्चों, क्वांटम आवश्यकता है। क्या है, क्वांटम आवश्यकता है। ठीक है बच्चों। और ये जो क्या है, यानी कि एक फोटोन या एक क्वांटम से जितने O2 के अणु मुक्त होते हैं उन्हें क्या कहते हैं बच्चों, क्वांटम लब्धि या क्वांटम आवश्यकता कहते हैं। ठीक है। तो ये जो हमारा टॉपिक है वो क्या हुआ, क्लियर हुआ। प्रकाश की प्रकृति का टॉपिक क्या हुआ, क्लियर हुआ। अगर आप लोगों को किसी को भी स्क्रीनशॉट लेना हो तो क्रिया आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है। अब आगे जो अपन पढ़ेंगे, इट मींस अगला जो हमारा जो टॉपिक होगा वो क्या है, प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि है। क्या है, प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि। अगला टॉपिक क्या है बच्चों, प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि। अब प्रकाश संश्लेषण की जो क्रियाविधि है वो कैसे होती है, इसके बारे में अपन क्या करें, डिस्कस करेंगे। ठीक है। अब देखो बच्चों कि जो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रियाविधि है इसमें होता क्या है, इसमें कौन कौन सी अभिक्रियाएं होती हैं, कैसी कैसी अभिक्रियाएं होती हैं, उसके बारे में अपन क्या करेंगे, आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है। अब देखो जो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है वो कहां पर संपन्न होती है, हमें पता है किसमें संपन्न होगी, पत्तियों के अंदर संपन्न होती है। तो अपन क्या करते हैं, सबसे पहले क्या लेंगे, यहां पर एक पत्ती लेते हैं। ठीक है। क्या लिया अपन ने, पत्ती ले ली। और पत्ती के अंदर हमें पता है क्या पाए जाते हैं बच्चों, वर्णक पाए जाते हैं। क्या पाए जाएंगे, वर्णक पाए जाते हैं। ठीक है। क्या पाए जाएंगे, वर्णक पाए जाएंगे। और ये जो वर्णक है इनमें से सबसे प्रमुख जो वर्णक है उसे अपन क्या बोलते हैं बच्चों, क्लोरोफिल कहते हैं। क्या कहेंगे, क्लोरोफिल कहेंगे। अब जो क्लोरोफिल है ये क्या करता है, प्रकाश की ऊर्जा को अवशोषित करता है। ये यहां से क्या है, ये यहां पर क्या है बच्चों, सूर्य है। और सूर्य का जो प्रकाश आ रहा है इसे अपन क्या बोलते हैं, प्रकाश ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, प्रकाश ऊर्जा कहते हैं। अब इसने क्या किया, क्लोरोफिल ने प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण कर लिया। और प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण किया, इसके बाद क्या होगा कि क्लोरोफिल अणु क्या हो जाएगा बच्चों, उत्तेजित हो जाएगा। कौन सी अवस्था में आ जाएगा, एक्साइटेड स्टेज में आ जाएगा। इसको मैं स्टार से क्या कर देता हूं, डिनोट कर देता हूं। ठीक है। ये कौन सी अवस्था में आ गया, उत्तेजित अवस्था में आ गया। अब देखो बच्चों क्लोरोफिल जब उत्तेजित अवस्था में आएगा तो इस क्रिया में क्या होगा कि जो जल है, जल का क्या होगा, यहां पर अपघटन होगा। H2O का क्या होगा, यहां अपघटन होगा। और हमें पता है जब H2O का अपघटन होगा तो इलेक्ट्रॉन मुक्त होंगे, हाइड्रोजन मुक्त होगा और साथ में जो ऑक्सीजन है ये भी क्या होगी, मुक्त होगी। ठीक है। अब देखो बच्चों, अब जो इलेक्ट्रॉन है, जो हाइड्रोजन है, ये क्या करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन है वो प्रकाश तंत्र में, जो इलेक्ट्रॉन है वो प्रकाश तंत्र में विभिन्न इलेक्ट्रॉन ग्राहियों से जाते हुए स्वांगीकारी शक्तियों का क्या करेंगे, निर्माण करेंगे। स्वांगीकारी
शक्तियों का क्या करते हैं बच्चों, निर्माण करते हैं। स्वांगी कार्य शक्ति का क्या करेंगे, यहाँ निर्माण करेंगे। और जो स्वांगी कार्य शक्तियां हैं वो क्या है बच्चों, एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट और NADPH2 है। इट मींस निकोटिनेमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट है। ठीक है बच्चों, देखो हुआ क्या है, प्रकाश जो पत्ती है इसके अंदर वर्णक है। ठीक है, वर्णक अर्थात क्लोरोफिल जो ज्यादा मात्रा में, इसके साथ सहायक वर्णक भी होते हैं। ऐसी बात नहीं है वर्णक और नहीं होंगे, सहायक वर्णक भी होंगे। अब देखो जो क्लोरोफिल है इसने क्या किया, प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित कर लिया। ये क्या आ रही है, प्रकाश ऊर्जा आ रही है। ठीक है, जो किसके रूप में गमन करती है, फोटोन के रूप में गमन करती है। इसने एब्जॉर्ब किया, ये क्या हो गया, उत्तेजित अवस्था में हो गया। ठीक है बच्चों, कैसी अवस्था में हो गया, उत्तेजित अवस्था में। और उत्तेजित अवस्था में होने के बाद में जल का क्या हुआ, प्रकाशिक अपघटन हो गया। जल का क्या हो गया, अपघटन हो गया और इलेक्ट्रॉन मुक्त हो गए, हाइड्रोजन मुक्त हो गया, ऑक्सीजन क्या हो गई, मुक्त हो गई। आपको अगर याद हो तो मैंने जब प्रकाश संश्लेषण स्टार्ट किया था तो उस टाइम मैंने जब पहली अभिक्रिया बताई थी, उस अभिक्रिया में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि जो ऑक्सीजन होती है बच्चों वो CO2 से निकलती है या H2O से निकलती है। तो अब अपन इसका परिणाम देख सकते हैं कि जो H2O है इसी से क्या निकलती है, ऑक्सीजन मुक्त होती है। ठीक है, अब जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेंगे, विभिन्न प्रकार के जो प्रकाश तंत्र है, वर्णक तंत्र है, इसमें से क्या करते हैं, गमन करते हैं और वहां पर जो स्वांगी कार्य शक्तियों का क्या करेंगे, निर्माण करेंगे। और इन्हीं स्वांगी कार्य शक्तियों के उपयोग करके इनका क्या होगा, उपयोग किया जाएगा बच्चों। और इनका उपयोग किसमें किया जाएगा, CO2 के अपचयन के लिए। किसके अपचयन के लिए, CO2 के अपचयन के लिए। और इनके अपचयन से क्या बनेगा बच्चों, इनके अपचयन से क्या बनेगा, बिल्कुल सही कहा, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट बनेगा, अर्थात जो ग्लूकोज है वो क्या होगा, यहां पर बनेगा। ठीक है, C6H12O6 का क्या हुआ, फॉर्मेशन हो गया। तो सारी की सारी जो क्रिया है वो यही दर्शा रही है यहाँ पर कि वर्णक तंत्र ने प्रकाश ऊर्जा को अब्सॉर्ब किया, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल दिया। इट इज चेंज टू लाइट, जो ऊर्जा है लाइट एनर्जी को किसमें चेंज कर दिया, केमिकल एनर्जी में। जो लाइट ऊर्जा आई इसको किसमें चेंज कर दिया, केमिकल एनर्जी में क्या कर दिया, चेंज कर दिया। ठीक है, अब जो ये क्रिया है वो कैसे संपन्न होती है वो अपन क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। ये जो स्क्रीनशॉट पर आप लोग लेना चाहो तो ले सकते हैं बच्चों। ठीक है, इसके बाद में अपन क्या पढ़ेंगे, जो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है वो निम्न चरणों में क्या होगी, पूरी होगी। जिसमें पहला अपन क्या करेंगे, जो पहला है प्रकाशिक अभिक्रिया और दूसरा क्या है बच्चों, अप्रकाशिक अभिक्रिया। पहली कौन सी है, पहली है प्रकाशिक अभिक्रिया और दूसरी क्या है बच्चों, अप्रकाशिक अभिक्रिया। दूसरी क्या है, अप्रकाशिक अभिक्रिया। ठीक है बच्चों, अब देखो प्रकाशिक अभिक्रिया और अप्रकाशिक अभिक्रिया। भाई कोई भी प्रकाशिक अभिक्रिया का क्या होगा, नाम से पता चल रहा है कि जो प्रकाश की उपस्थिति में जो अभिक्रिया हो रही है उसे क्या बोल रहे हैं अपन, प्रकाशिक अभिक्रिया कह रहे हैं। ठीक है, वह रिएक्शन, वह अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होती है क्या कहलाती है, प्रकाशिक अभिक्रिया। और वह अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न नहीं होती वो क्या कहलाएगी, अप्रकाशिक अभिक्रिया। तो प्रकाशिक अभिक्रिया में से प्रकाशिक अभिक्रिया को तो पता था पहले से वह प्रकाशिक अभिक्रिया है, लेकिन अप्रकाशिक अभिक्रिया का पता कैसे चला उसके बारे में अपन पहले क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। देखो क्या हुआ कि एक पत्ती थी और उस पत्ती को क्या दिया गया, लाइट दिया गया। क्या दी गई, लाइट दी गई। क्या दी गई बच्चों, लाइट दी गई। ठीक है, और लाइट देने से क्या हुआ, इसमें जो अपन को पता है प्रकाशिक अभिक्रिया संपन्न होगी, अर्थात प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी। ठीक है, और इसमें प्रकाशिक अभिक्रिया में क्या हुआ, सपोज दैट अपन जो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया हुई और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के अंदर कितना ग्लूकोज बना, मान लो 160 ग्राम क्या बना है, ग्लूकोज बना है। ठीक है, क्या बना है बच्चों,
ग्लूकोज बना है। ठीक है, अब 160 ग्राम क्या हो गया, यहां जो है ग्लूकोज बन गया। लेकिन ये क्या हुआ, जब किसी पादप को, ये क्या है, कोई प्लांट है, जब किसी पादप को लगातार क्या किया गया, मान लो इसको 10 मिनट तक लाइट दी गई, तो इसने क्या किया, 160 ग्राम ग्लूकोज का क्या किया, फॉर्मेशन किया। ठीक है, अब हुआ क्या कि इसको क्या दिया गया, इसको 10 मिनट की लाइट, इसको 10 मिनट की लाइट कैसे दी गई, 1 मिनट लाइट दे दी और 1 मिनट क्या कर दी, इसने ड्रॉप कर दी। 1 मिनट लाइट दे दी, 1 मिनट क्या कर दी, ड्रॉप कर दी। ऐसे ही 1 मिनट लाइट दे दी, 1 मिनट ड्रॉप कर दी। 1 मिनट लाइट दे दी, 1 मिनट क्या कर दी, इसने ड्रॉप कर दी। 1 मिनट लाइट दे दी, 1 मिनट ड्रॉप कर दी। 1 मिनट लाइट दे दी, 1 मिनट ड्रॉप कर दी। देखो बच्चों, फर्क क्या होना चाहिए था, जैसे मान लो क्या है, आप लोग को या तो मैं 10 रुपए दे दूं, या 1 के 10 दे दूं, या 2 के 5 दे दूं, या 5 के 2 दे दूं, बात तो वही है ना, है तो 10 रुपए की। मैं आपसे कहूं कि 2 पार्ले दिला दो इनके, ठीक है, तो 2 ही पार्ले दिलाएंगे, चाहे मैं 1 के दे दूं, या 2 के 5 दे दूं, या 5 के 2 दे दूं, या 10 का ही दे दूं। ठीक है, बात तो यही होनी चाहिए थी कि यहाँ 10 मिनट लाइट दी तो ग्लूकोज 160 बनना चाहिए था। यहाँ पर अगर अपन 1 मिनट लाइट दे करके 1 मिनट रोक दे, फिर 1 मिनट लाइट दे, फिर 1 मिनट रोक दे, फिर 1 मिनट लाइट दे और फिर 1 मिनट रोक दे, तो इस क्रिया में क्या हुआ, जो ग्लूकोज बनना चाहिए था 160 ग्राम, उसकी जगह क्या हो गया, सपोज दैट कितना ग्राम, जो 200 ग्राम जो ग्लूकोज है, इसका क्या हो गया, फॉर्मेशन हो गया। 200 ग्राम क्या बन गया, ग्लूकोज बन गया। अब चौंकाने वाली स्थिति क्या हो गई, ये हो गई कि सपोज दैट क्या हुआ, अगर मैं कहूं कि जो 10 का नोट है उसके जगह अगर मैं एक के जो रुपए देता हूं आप लोगों को, कि उसमें बिस्कुट 3 आ जाएंगे, तो स्थिति सोचने लायक हो जाएगी ना, कि यहाँ पर जो ग्लूकोज बनना चाहिए था कितना, 160 ग्राम, आया कितना, 200 ग्राम। अर्थात इसके अंदर देखो, यहाँ पर जब 1 मिनट इसने लाइट दी तो यहाँ पर लाइट रिएक्शन हुई बच्चों, समझने लायक बात है, कौन सी रिएक्शन हुई, लाइट रिएक्शन। लेकिन जब 1 मिनट लाइट नहीं दी तो यहाँ पर इसको टाइम मिल गया कौन सी रिएक्शन होने के लिए, डार्क रिएक्शन। कौन सी बच्चों, डार्क रिएक्शन होने के लिए क्या हुआ, टाइम मिल गया। अप्रकाशिक अभिक्रिया होने के लिए क्या हुआ, इसका टाइम मिल गया। तो यहाँ पर कौन सी अभिक्रिया हो गई, अप्रकाशिक अभिक्रिया। इस प्रकार जो है प्रकाशिक और अप्रकाशिक अभिक्रिया का क्या लगा, पता लगा। तो जो प्रकाशिक अभिक्रिया है उसमें क्या होगा, वो अपन क्या करते हैं, पहले डिस्कस करते हैं। ठीक है, पहले कौन से पढ़ते हैं बच्चों, प्रकाशिक अभिक्रिया पढ़ते हैं। ठीक है, अब हमें पता है जो प्रकाशिक अभिक्रिया है, यह अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में संपन्न होती है, प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होती है। किसमें, प्रकाश की उपस्थिति में क्या होगी बच्चों, संपन्न होगी। इस अभिक्रिया में क्या होता है बच्चों, एटीपी व NADPH2 का क्या होता है, निर्माण होता है। ठीक है, जो स्वांगिक कार्य शक्तियां हैं इनका क्या होगा, निर्माण होगा। ठीक है बच्चों, आगे क्या है, इसको जब प्रकाशिक जो अभिक्रिया इसको क्या बोलते हैं, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं, और इसको हिल अभिक्रिया भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाएगा बच्चों, हिल अभिक्रिया भी कहा जाएगा। इसके अलावा जो प्रकाशिक जो अभिक्रिया है इसमें क्या होता है बच्चों, यहां पर जो है ये जो प्रकाशिक अभिक्रिया है या प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है, ये क्या होती है, आप लोगों ने पढ़ा था कि जो हरित लवक है, हरित लवक के ग्रेना भाग में क्या होती है, ये संपन्न होती है। हरित लवक के ग्रेना भाग में क्या होगी, संपन्न होगी। आपने जो क्लोरोप्लास्ट के बारे में जब डिस्कस किया था तो अपन ने पढ़ा था कि जो ग्रेना किसे कहते हैं। अगर आप लोगों ने वह वीडियो नहीं देखी तो आप लोग जो पिछले वीडियो में जाकर के आप लोग क्लोरोप्लास्ट की जो कंप्लीट जो वीडियो आप लोग देख सकते हो। ठीक है, तो जो हरित लवक की जो ग्रेना भाग है इसी में क्या होती है, प्रकाशिक अभिक्रिया क्या होगी, पूर्ण होगी। अब क्या करते हैं अपन, इसके एक एक व्यूज को क्या करते हैं, देखते हैं। ठीक, इसका इसमें सीन क्या है, इसका रोल क्या है। ठीक है, अब देखो बच्चों, पहले क्या होगा
कि सबसे पहले क्या हुआ, प्रकाश का क्या हुआ बच्चों, प्रकाश का अवशोषण हुआ। पहला क्या हुआ, प्रकाश का अवशोषण हुआ, और प्रकाश का अवशोषण हुआ तो पर्णहरित क्या हो गया, उत्तेजित हो गया, पर्णहरित उत्तेजित हो गया। ठीक है, देखो अगर आपको काफी देर तक धूप में रख दिया जाए तो आप भी क्या हो जाओगे, उत्तेजित हो जाओगे और इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह करने लगोगे। ठीक है, ऐसे क्या होगा, पर्णहरित था बच्चों, पर्णहरित कौन सी अवस्था में था, सामान्य अवस्था में था। कौन सी अवस्था में था, सामान्य। और सामान्य अवस्था में होने के बाद में इसको क्या दे दिया बच्चों, फोटोन दे दिया, और पर्णहरित क्या हो गया बच्चों, उत्तेजित हो गया। क्या हो गया, पर्णहरित क्या हुआ, उत्तेजित हो गया। ठीक है, क्या हो गया, उत्तेजित हो गया। ठीक है, इसके बाद में क्या होगा, अब पर्णहरित उत्तेजित हुआ है तो वो क्या करेगा, जल का प्रकाशिक अपघटन करेगा। अभी अपन ने बात की थी जल का प्रकाशिक अपघटन। क्या होगा बच्चों, जल का प्रकाशिक अपघटन होगा। अब जो जल का प्रकाशिक अपघटन होना है, इसमें क्या होगा कि क्या है, मान लो 2s2 है। ठीक है, यहां पर अपघटन हुआ तो 4 हाइड्रोजन निकलेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, साथ में क्या निकलेगी, यहां पर ऑक्सीजन निकलेगी। अब इसमें क्या होगा, जो हाइड्रोजन है ये क्या करेगा कि जो NADP है इसको क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, यानी कि NADP द्वारा हाइड्रोजन परमाणु ले लिए जाएंगे और NADPH2 का क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा। इट मींस यह जो है इसको क्या लिखेंगे, NADPH2 का निर्माण, NADPH2 का निर्माण। इसमें क्या हुआ कि जो हाइड्रोजन है, जल के प्रकाशिक अपघटन में जो हाइड्रोजन मुक्त होता है, जिसमें क्या कर लिया जाता है, NADP जो है क्या कर लेता है, ग्रहण कर लेता है, और फॉर्मेशन किसका करता है बच्चों, NADPH2 का क्या करेगा, फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, इसके अलावा जो थर्ड लास्ट जो प्रोसेस है वो क्या कहलाती है, प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण कहलाती है। प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों, प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण कहलाती है। ठीक है, अब प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण किसे कहेंगे, देखो फॉस्फोरिलीकरण का मतलब है इट इज प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। एटीपी के जो निर्माण की जो प्रक्रिया है इसे ही अपन क्या बोल रहे हैं बच्चों, फॉस्फोरिलीकरण कह रहे हैं। और ये जो एटीपी का जो निर्माण है वो किसकी उपस्थिति में संपन्न हो रहा है बच्चों, बिल्कुल सही कहा, प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न हो रहा है, इसलिए अपन इसको क्या बोल रहे हैं, प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण कह रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण कह रहे हैं। तो देखो इस क्रिया में होता क्या है, जो यहां से जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन विभिन्न इलेक्ट्रॉन ग्राहियों में से गुजरते जा रहे हैं, विभिन्न इलेक्ट्रॉन ग्राहियों में से निकल कर एटीपी का क्या करता है, फॉर्मेशन, एटीपी का निर्माण करता है। एटीपी का निर्माण करता है जिसे क्या कहते हैं बच्चों, प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण कहते हैं। प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण कहते हैं। ठीक है बच्चों, क्या कहेंगे, प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे क्या मिल गए हमें, एटीपी मिल गई। ठीक है, ऊर्जा मिल गई बच्चों। अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट आसानी से ले सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखो ये जो क्रिया हो गई, इसके बाद में क्या होता है, लाल पतन प्रभाव पढ़ते हैं अपन। क्या पढ़ते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में लाल पतन प्रभाव, जिसे क्या कहते हैं, रेड ड्रॉप प्रभाव भी कहते हैं। ठीक है, रेड ड्रॉप प्रभाव भी कहते हैं। अब देखो रेड ड्रॉप प्रभाव क्या है बच्चों, इसके बारे में अपन क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। क्या हो जाएगा, लाल पतन प्रभाव, लाल पतन प्रभाव या इमर्शन प्रभाव, क्या बोलते हैं इसको, इमर्शन
इमर्शन प्रभाव, ठीक है, इमर्शन इफेक्ट। इमर्शन इफेक्ट, अब इमर्शन इफेक्ट क्या है बच्चों, देखो इधर प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या होता है बच्चों, जब 680 नैनोमीटर से अधिक का प्रकाश, कौन से 680 नैनोमीटर से अधिक का एक वर्णी प्रकाश, कैसा, एक वर्णी प्रकाश, जब क्या हो बच्चों, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में 680 नैनोमीटर से अधिक तरंग दैर्ध्य वाला एक वर्णी प्रकाश काम में लेते हैं, तो क्या होता है बच्चों, प्रकाश संश्लेषण की दर में क्या आ जाती है, प्रकाश संश्लेषण की दर में, प्रकाश संश्लेषण की दर में गिरावट आ जाती है, दर में क्या होगी, गिरावट आ जाएगी, गिरावट आ जाएगी, ठीक है। इसीलिए क्या बोलते हैं इसको, रेड ड्रॉप प्रभाव, क्या बोलेंगे, रेड ड्रॉप, ड्रॉप का क्या हो गया, कम होना, रेड का क्या हो गया, जो 680 नैनोमीटर से अधिक का जो क्षेत्र है वो जो प्रकाश वर्णक तंत्र है उसमें किससे संबंधित है, लाल क्षेत्र से संबंधित है, ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, रेड ड्रॉप प्रभाव कहा जाता है। देखो इमर्सन तथा उसके साथियों ने क्या किया, इमर्सन ने जो प्रयोग किया उसने क्या किया कि जब पादप को 680 नैनोमीटर से अधिक का एक तरंग दैर्ध्य वाला जो एक वर्णी प्रकाश डाला जाता है उसे अपन, जिससे क्या होगा, प्रकाश संश्लेषण की दर में क्या आ जाएगी, गिरावट आ जाएगी, जो कि ये लाल क्षेत्र से संबंधित है बच्चों, इसलिए क्या कह रहे हैं इसको, रेड ड्रॉप प्रभाव कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, रेड ड्रॉप प्रभाव कह रहे हैं। लेकिन अगले प्रयोग में किसने, इमर्सन तथा उसके साथियों ने, इमर्सन तथा उसके साथियों ने, उसके साथियों ने क्या किया, 680 नैनोमीटर से अधिक, 680 नैनोमीटर से अधिक व 680 नैनोमीटर से कम 680 नैनोमीटर से अधिक व 680 नैनोमीटर से कम दोनों का जो प्रकाश है वो मिश्रित करके दिया, तो जो इनकी जो प्रकाश संश्लेषण की दर में जो वृद्धि है इन दोनों के दरों के योग से भी क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है। इसे क्या कहा गया, इमर्सन इनहांसमेंट इफेक्ट, इमर्सन इनहांसमेंट इफेक्ट कहा गया। क्या कहा गया बच्चों, इनहांसमेंट इफेक्ट कहा गया, इमर्सन इनहांसमेंट इफेक्ट कहा गया, इमर्सन का वर्गीकरण प्रभाव कहा गया। क्या कहा गया बच्चों, इमर्सन का वर्गीकरण प्रभाव कहा गया, वर्गीकरण प्रभाव कहा गया, ठीक है बच्चों। तो ये क्या हो गया, ये जो दालपतन प्रभाव है इससे क्या हो गया, ये सिद्ध हो गया कि जो प्रकाश जो ऊर्जा है उसको अवशोषित करने के लिए पादप के अंदर दो वर्णक तंत्र पाए जाते हैं। इससे क्या सिद्ध हुआ कि जो पादप है प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करने के लिए, प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करने के लिए दो वर्णक तंत्र करने के लिए दो वर्णक तंत्र पाए जाते हैं, जिन्हें क्रम से क्या कहते हैं, प्रकाश वर्णक तंत्र फर्स्ट और प्रकाश वर्णक तंत्र
सेकंड, पीएस फर्स्ट और पीएस सेकंड कहा जाता है। क्या कहते हैं बच्चों? पीएस फर्स्ट व पीएस सेकंड कहा जाता है। ठीक है, और इन जो प्रकाश वर्णक तंत्र है इनमें क्या होगा कि इनके मध्य भाग में, इनके क्या मध्य भाग के अंदर क्या होता है बच्चों? इनके मध्य भाग में अभिक्रिया केंद्र होता है। क्या होगा? अभिक्रिया केंद्र होगा। जैसे क्या मान लिया इसमें, क्या मान लिया इसको, क्या मान लिया मैंने? अभिक्रिया केंद्र मान लिया। ठीक है बच्चों, ये क्या हो गया? अभिक्रिया केंद्र हो गया। ये क्या हो गया? अभिक्रिया केंद्र हो गया। ठीक है, और इस अभिक्रिया केंद्र के चारों तरफ, इस अभिक्रिया केंद्र के चारों तरफ विभिन्न प्रकार के वर्णक तंत्र पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं बच्चों? विभिन्न प्रकार के वर्णक तंत्र पाए जाते हैं। ये क्या है? इसके चारों तरफ विभिन्न प्रकार के क्या है बच्चों? वर्णक तंत्र हैं। ये क्या हो गए? वर्णक तंत्र हो गए। ठीक है, और इन वर्णकों को क्या कहते हैं बच्चों? सहायक वर्णक कहते हैं। क्या कहते हैं? सहायक वर्णक या एंटीना अणु कहते हैं। सहायक वर्णक या एंटीना अणु कहते हैं। क्या कहते हैं? एंटीना अणु कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब ये एंटीना अणु या सहायक वर्णक है, अपन ने पहले भी पढ़ा है कि जो सहायक वर्णक है जैसे कैरोटीनॉइड्स हो गए, ठीक है, आदि क्या होते हैं? सहायक वर्णक होते हैं जो प्रकाश ऊर्जा को एब्जॉर्ब करके किसे देते हैं? अभिक्रिया केंद्र को देंगे। ठीक है, जैसे अपने घर में क्या होता है कि 5 जो घर वाले हैं या 5 भाई हैं, सभी क्या करते हैं? पैसे कमाते हैं। ठीक है, खूब कमाया खूब कमाया, अभिक्रिया केंद्र को देते हैं, अर्थात ला करके किसे देते हैं? बिल्कुल सही कहा, मम्मी को देते हैं। ठीक है, ऐसी क्या है? बायोलॉजी यही तो है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। अगर इसे शानदार तरीके से पढ़ा और समझा जाए तो जीवन के अंदर जो भी क्रियाएं हैं वो बायोलॉजी के समान ही है। अपन ने क्या किया? खूब पैसा कमाया और अभिक्रिया केंद्र को दे दिया, मम्मी को ला करके दे दिया। ठीक है, अब उसमें से अभिक्रिया केंद्र से क्या होते हैं? हाई एनर्जी के इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं। क्या होंगे बच्चे? हाई एनर्जी के इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? यहाँ मुक्त होंगे। यहां पर क्या हो? इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं? उत्तेजित हो रहे हैं, और ये इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर क्या करेंगे? NADPH2 का और ATP का फॉर्मेशन करेंगे। ये आगे अपन डिटेल के अंदर क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी अपन क्या देखेंगे कि जो वर्णक तंत्र है, जो पादप है, उसके अंदर जो प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करने के लिए 2 वर्णक तंत्र काम में आते हैं, प्रकाश वर्णक तंत्र फर्स्ट और प्रकाश वर्णक तंत्र सेकंड। ठीक है, इसके बारे में अपन क्या करते हैं? डिस्कस करते हैं। ठीक है, पादपों में प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करने के लिए 2 प्रकार के वर्णक तंत्र पाए जाते हैं, जिन्हें क्रमशः क्या कहते हैं? प्रकाश वर्णक तंत्र फर्स्ट, प्रकाश तंत्र फर्स्ट या पीएस फर्स्ट कहते हैं, प्रकाश तंत्र सेकंड कहते हैं। ठीक है, अब हमें पता है कि जो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि ये क्या कहते हैं? 680 नैनोमीटर से अधिक जो तरंग दैर्ध्य है उसको क्या करते हैं? अवशोषित करते हैं। यानी कि ये क्या करेंगे? केवल 680 नैनोमीटर से अधिक वाली जो तरंग दैर्ध्य आएगी, केवल 680 नैनोमीटर से अधिक वाली जो तरंग दैर्ध्य आएगी उसे क्या करते हैं बच्चों? अवशोषित करते हैं। ठीक है, और इसका जो अभिक्रिया केंद्र क्या होगा? P700 होगा। अर्थात ये जो अभिक्रिया केंद्र है ये क्या होगा? इसका P700 होगा। अब नाम से पता चल रहा है P700 कैसे याद रखेंगे? 680 से अधिक तरंग दैर्ध्य वाली जो विकिरण है उसका क्या कर रहे हैं? अवशोषण कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, पीएस फर्स्ट में पर्णहरित के विभिन्न अणु जैसे क्लोरोफिल 660, क्लोरोफिल 670, 680, क्लोरोफिल 690, 700 और क्लोरोफिल भी पाए जाते हैं। देखो हमने पहले भी बात की थी कि जो अभिक्रिया केंद्र होता है बच्चों, इसके चारों तरफ विभिन्न प्रकार के वर्णक तंत्र पाए जाते हैं, जिन्हें सहायक वर्णक या एंटीना अणु कहते हैं। ठीक है, तो ये जो वर्णक है आदि क्या होंगे? जो क्लोरोफिल जो P700 है, अभिक्रिया केंद्र है, इसके चारों तरफ क्या होंगे? ये प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है, अब ये जो PS है, जो P700 है, ये चक्रीय और अचक्रीय दोनों प्रकार के प्रकाश फास्फोरिलीकरण के अंदर काम आती है।
ये अपन आगे बात करेंगे कि ये चक्रीय और अचक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण क्या है। तो अगली वीडियो भी देखना न भूलिए, ठीक है। ग्रेना व स्ट्रोमा दोनों के थाइलेकोइड झिल्ली के अंदर क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। ग्रेना और स्ट्रोमा अपन ने कल क्लास में पढ़ा था, और इसकी जो दोनों थाइलेकोइड की जो झिल्लियां है इसमें क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। तो ये क्या हो गया, प्रकाश तंत्र फर्स्ट हो गया, ठीक है। इसके अलावा प्रकाश तंत्र सेकंड है, इसमें क्या होगा, 680 नैनोमीटर से कम तरंगदैर्ध्य वाली विकिरण का क्या होगा, अवशोषित होना है, ठीक है, अवशोषण होता है, ठीक है। इसका अभिक्रिया केंद्र क्या होगा बच्चों, P680 होगा। ये जो विक्रिया केंद्र है ये क्या होगा, इसका P680 हो गया। पीएस फर्स्ट में परआधारित के विभिन्न अणु जैसे क्लोरोफिल 650, 60, 70, 80, कैरोटीनॉइड्स, प्लास्टोक्विनोन, प्लास्टोसाइनिन आदि क्या होंगे, प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है। इन्हीं से तो क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन है विभिन्न इलेक्ट्रॉन घराइयों से तो निकल कर के बीच में जो किसका फॉर्मेशन करेगा, एटीपी का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। ये अपन चक्रीय और अचक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण के अंदर डिटेल्स पढ़ेंगे। यह केवल अचक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण में ही पाया जाता है, और ये जो है दोनों में पाया जाएगा, सक्रिय में भी और अचक्रिय में भी पाया जाएगा। हरित लवक के ग्रेना पटलिकाओं में होगा, ये अपन ने बात की थी क्लोरोप्लास्ट के अंदर की जो ग्रेना है, सिक्कों के ढेर के समान जो संरचना पाई जाती है उसे क्या कहते हैं, ग्रेनम कहते हैं, ठीक है। तो एक क्या होगा, ग्रेना होगा, और थाइलेकोइड के अंदर क्या होगा, ग्रेना पटलिकाओं के अंदर क्या होगा, ये व्यवस्थित होगा, ठीक है। अब ये लोग इनमें ये क्या है, ये अभिक्रिया केंद्र हो गया, इसका P680 है। ये क्या हो गया बच्चे, ये हो गए सहायक वर्णक हो गए। ये क्या हो गए बच्चों, सहायक वर्णक हो गए, जिन्हें अपन क्या बोलते हैं, एंटीना अणु भी कहते हैं। ये क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार की जो तरंगदैर्ध्य है उसको अवशोषित करके अभिक्रिया केंद्र को देते हैं, ठीक है बच्चों। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना नहीं भूले और सब्सक्राइब करना नहीं भूले, ठीक है। स्वस्थ रहें, सभी अच्छे रहें, ठीक है।